नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? जीके गोखले, बीजी तिलक, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो ये आपको बताना है यहाँ पर कि जो वेल्बी कमीशन बना था और कब बना था ये भी आप जान लीजिए। ये कमीशन बना था 1895 में। किस लिए बना था तो ये भी जान लीजिए कि ये कमीशन बना था भारत में जो ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे, यहाँ पर जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, उनके द्वारा भारत में जो खर्चे किए जा रहे थे उन खर्चों की जाँच के लिए ही ये वेल्बी कमीशन बना था। कब? 1895 में। प्रश्न में पूछा गया है कि उस कमीशन में जो सदस्य थे उनमें से एक व्यक्ति भारतीय भी था, कुछ और भी भारतीय थे, लेकिन इनमें से कौन सा वो व्यक्ति था जो भारतीय सदस्य के रूप में शामिल दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही 1895 में इस कमीशन या इस आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गए थे। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है किससे? द्विशासन व्यवस्था से, मराठा युद्ध से, सहायक संधि की प्रथा से या स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से? तो बात किसके बारे में की गई है? प्रश्न पूछा गया है किससे जुड़ा हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि एक गवर्नर जनरल या वायसराय दिखाई देता है, और उसका एक जो बहुत बड़ा योगदान भारतीय इतिहास में हमको दिखाई देता है वो है ये कि उसने ही भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की थी। और इसमें क्या होता था? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत हमें दिखाई देता है कि जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान कर दिया गया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है, स्थायी बंदोबस्त, और इसको शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? प्रश्न पूछा गया है क्या? तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत में या भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत, तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ इसको बोलते हैं। कौन सी थ्योरी? तो इसको बोला जाता है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है उसी को हिंदी में बोला जा रहा है भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत। और इसमें यह बताया गया था कि किस तरह से अंग्रेज भारत से जो है धन निकाल करके, लूट करके इंग्लैंड की ओर ले जा रहे हैं। तो इसी को बोला गया भारत से धन का जो अफवाह कहाँ की ओर? ब्रिटेन या इंग्लैंड की ओर। तो प्रश्न में पूछा गया कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार इस बात को, इस घटनाक्रम को समझा था भारतीय इतिहास में, और उसने बताया था कि किस तरह से अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, और इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति जो आपको दिखाई देते हैं वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ और सीनियर नेता कौन? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था अपनी किताब में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेडकॉफ या लॉर्ड कॉर्नवालिस? प्रश्न पूछा गया क्या? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। कौन सी शिक्षा? तो अंग्रेजी शिक्षा आप सभी को पता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। और प्रश्न में पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो गवर्नर जनरल का नाम हमको बताना है जिसके शासनकाल में हमें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हमें दिखाई देगा वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही वो गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में होती हुई दिखाई देती है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1819, 1835, 1899 या 1817? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कौन सी? तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति। तो लॉर्ड मैकाले ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा को लाया था, और वो जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में भारत में कार्यरत थे। तो प्रश्न में यही पूछा गया कि किस समय उन्होंने ये शिक्षा पद्धति भारत में लागू की थी या लाई थी? तो वो समय है आपका 1835। कब? 1835 में ही लॉर्ड मैकाले का काल दिखाई देता है, और लॉर्ड मैकाले इसी समय विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल थे तो ये मौजूद दिखाई देते हैं, और इन्होंने ये शिक्षा भारत में लागू की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? ध्यान रखेंगे क्या नाम है? तो रामकृष्ण परमहंस। तो प्रश्न में पूछा गया क्या? तो विधवा पुनर्विवाह। कौन सा विवाह? तो विधवा पुनर्विवाह। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जो विधवाएं थीं प्राचीन काल में और मध्यकाल में, ऐसा दिखाई देता है कि अगर कोई भारतीय हिंदू महिला विधवा हो जाती थी तो उसे पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। इस
के लिए एक व्यक्ति या फिर एक भारत में एक सामाजिक सुधारकर्ता व्यक्ति इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, और उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था। 4 नाम दिए गए हैं और इनमें से वो कौन सा नाम है जिसने भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। तो वो व्यक्ति और पहली बार जिन्होंने सर्वाधिक प्रयास किया था, तो उनका नाम हमें बताना है, और वो व्यक्ति हैं कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इसके लिए बहुत प्रयास किया, और इनके प्रयासों के चलते ही वर्ष 1856 में अंग्रेजों ने इसके लिए एक अधिनियम बना दिया कि अब विधवा पुनर्विवाह होगा। मतलब एक कानून बना दिया गया कि अब विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती हैं और समाज उनको रोक नहीं सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संविवरित करता है प्रशासनिक सुधारों का, सामाजिक सुधारों का, आर्थिक सुधारों का या शैक्षिक सुधारों का। तो बात किसकी की गई है? बात की गई है 1854 की, और उस समय सर चार्ल्स वुड का क्या डिस्पैच। तो ये डिस्पैच मतलब एक तरह से निर्देश, डिस्पैच का अर्थ यहाँ पे क्या समझिए? निर्देश। तो प्रश्न में पूछा गया कि चार्ल्स वुड का जो निर्देश है वो निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है शैक्षिक सुधारों से। किस सुधारों से? तो शैक्षिक सुधारों से। इस निर्देश के तहत, इस चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत अंग्रेजों ने भारत में माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा से लेकर के लगभग विश्वविद्यालयीन शिक्षा तक को सुधारने का कार्य किया या प्रयास किया था। तो कब आया था ये डिस्पैच? तो 1854 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? 1856, 1857, 1858, 1859। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी भी कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था भारत में, या संग्राम जो हुआ था भारत में, वो हुआ था 1857 में। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थीं, उन शोषणकारी नीतियों के चलते ही भारतीय समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 4 ऑप्शन है, डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या लॉरेंस। तो ध्यान रखेंगे कि जब 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह, या जिसे भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है कई बार, तो ये विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत में अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल हमें दिखाई देता है वो है कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, यानी कि जब वो गवर्नर जनरल था, तभी भारत में 1857 का विद्रोह होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्या? लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अवध के अंतिम नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह या गोंगे नवाब। प्रश्न किसके बारे में किया गया है? अवध के। तो अवध के अंतिम नवाब से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अवध कौन सा क्षेत्र है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अवध वह क्षेत्र है जहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश, लखनऊ का आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये भाषा आपको प्रयोग होती हुई दिखाई देती है मुख्य रूप से। तो अवधी या अवध, तो ध्यान रखेंगे अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो प्रश्न उन्हीं से जुड़ा हुआ है और आपको बताना है इनका सही जवाब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब दिखाई देता है वो है नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह ही जो थे वो अवध के अंतिम नवाब दिखाई देते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग या लाला लाजपत राय। प्रश्न जुड़ा हुआ है किससे? तात्या टोपे से। कौन है तात्या टोपे? तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख क्रांतिकारी हैं, एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो कि नाना साहेब के सेनापति थे। किसके? तो नाना साहेब के सेनापति थे ये, और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका वास्तविक नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो उनका जो वास्तविक नाम हमें दिखाई देता है वो है रामचंद्र पांडुरंग। तो ध्यान रखेंगे इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। किसका? तो तात्या टोपे का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कहां से पूछा गया है? तो कानपुर। तो कानपुर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। कानपुर की लोकेशन उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान जो यूपी है वहां पर है कानपुर। तो जब 1857 का विद्रोह शुरू होता है तो वह विद्रोह कई अलग अलग राज्यों में, कई अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह के क्षेत्रों में फैल जाता है। इसी दौरान प्रश्न ये पूछा गया कि जब ये विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है तो उस दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से इसका नेतृत्व किस व्यक्ति या किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला नाना साहब, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा कुंवर सिंह या चौथा है लक्ष्मीबाई। तो 1857 में कानपुर से जो नेतृत्व कर रहा था इस विद्रोह का वो कौन था? नाना साहब। तो ध्यान रखेंगे 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब।
आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? चार ऑप्शन है नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। तो कब की बात की गई है? बात की गई 1857 की क्रांति की। और प्रश्न में पूछा गया कि किसने भाग नहीं लिया। तो भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति में आपको जो नाम दिखाई देगा स्पष्ट रूप से वो है भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह का इस समय जन्म भी नहीं हुआ था। बाकी ये तीनों जो क्रांतिकारी हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन तीनों ने ही इस संग्राम में हिस्सा लिया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के इस विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, यही पूछा गया है। मतलब वो विद्रोह क्यों हुआ था या किन कारणों की वजह से हुआ था, या उस विद्रोह को सफल बनाने में कौन से वो कारण थे जिन्होंने उसे सफल बनाया। तो पहला दिया है नाना साहब का नेतृत्व, तो दूसरा है बहादुर शाह का सहयोग, तीसरा है झांसी की रानी का नेतृत्व और चौथा है हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, मतलब वो विद्रोह जो हुआ उसको सबसे ज़्यादा ताकत किन कारणों से मिली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हमें दिखाई देता है वो है हिंदू मुस्लिम एकता। आपको पता होना चाहिए कि इस विद्रोह के दौरान आपको भारत में सामाजिक समरसता दिखाई देती है। हिंदू मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों के लोग आपस में मिलकर थे, उनमें भाईचारा था और इस भाईचारे की वजह से ही उन लोगों ने एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ उनकी शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है क्या? हिंदू मुस्लिम एकता। कब? 1857 के विद्रोह का। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, संग्राम हुआ था, उसके बाद मुगल बादशाह जो समय था कौन? बहादुर शाह जफर, उसे कहां भेज दिया गया था? निर्वासित मतलब कहां पर भेज दिया गया था? रंगून, पोर्ट ब्लेयर, काबुल या लंदन। तो ध्यान रखेंगे कि बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा गया था? रंगून। कहाँ है रंगून? तो रंगून का जो है वो प्राचीन बर्मा में है, जिसका वर्तमान नाम आपको क्या दिखाई देता है? म्यांमार। तो वर्तमान म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम हमें क्या दिखाई देता है? बर्मा, उसी में दिखाई देता है कौन? रंगून। तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने जो विद्रोही सैनिक थे उनका नेतृत्व किया था और इसके चलते ही अंग्रेजों ने इनके दोनों पुत्रों को मारकर या इनके समस्त पुत्रों को समाप्त करके इन्हें कहाँ भेज दिया? बहादुर शाह जफर को रंगून। और बाद में रंगून में ही इनकी मृत्यु होती है और इनकी कब्र भी वहीं दिखाई देगी। कहाँ पर? रंगून में। तो बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे जो 4 क्षेत्र दिए गए हैं उन 4 क्षेत्रों में से वो कौन सा क्षेत्र था जहां पर 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं दिखाई देता या उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। तो पहला है झांसी, तो ये प्रभावित था। दूसरा चित्तौड़, तीसरा जगदीशपुर, चौथा है लखनऊ। तो इसमें झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था, लखनऊ भी प्रभावित था। इसमें जो प्रभावित नहीं था वो था चित्तौड़। कौन? तो चित्तौड़ ही, वो जो कि राजस्थान में है, तो राजस्थान स्थित चित्तौड़ 1857 के विद्रोह या गदर से प्रभावित नहीं रहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह था ब्रिटिश षड्यंत्र, शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा किया गया विद्रोह, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या सैन्य विद्रोह। तो प्रश्न पूछा गया कि 1857 का विद्रोह क्या था, मतलब वो था क्या? क्या ये एक विद्रोह था कि वो अन्य कोई स्वतंत्रता संघर्ष था? क्या बात थी उसमें, मतलब वो उसकी विशेषता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न में पहला ऑप्शन दिया गया क्या ब्रिटिश षड्यंत्र, क्या इसको अंग्रेजों द्वारा कराया गया? तो बिल्कुल नहीं, गलत है ये, तो ये तो गलत है। इसके बाद दूसरा है शासकों तथा भूस्वामी द्वारा विद्रोह। तो शासकों और भूस्वामियों ने इसमें विद्रोह तो किया था लेकिन ये कारण सही कारण नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध और चौथा दिया है सैन्य विद्रोह। तो यह केवल सैन्य विद्रोह भी नहीं था, इसमें निश्चित तौर पर सैन्य विद्रोह हुआ था लेकिन यह केवल सैन्य विद्रोह नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, क्या स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। तो इसे 1857 के विद्रोह को अधिकांश भारतीय इतिहासकारों ने क्या माना है? भारत में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। तो ये ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, सैनिक असंतोष, ब्रिटिश सरकार की असफलता या प्रशासनिक सुधार। प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण पूछा गया है। तो कई कारण थे, आप सभी को पता है कि 1857 के विद्रोह के पीछे कई कारण थे, जैसे कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, कई प्रकार के कारण दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि तात्कालिक कारण क्या था। मतलब तात्कालिक कारण का अर्थ यह है कि वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अचानक से इस विद्रोह को शुरू करवा दिया, जिसने अचानक से यह जो स्वतंत्रता संघर्ष को शुरू करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो वो घटना है, वो कारण है क्या
चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। किसका प्रयोग? तो अंग्रेजों ने जो पुरानी बंदूक थी उसकी जगह एक नई बंदूक लाई और उस नई बंदूक में आपको दिखाई देगा कि लोगों को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना पड़ता था। मतलब वो ऐसा कारतूस मतलब गोली, वो ऐसी गोली होती थी जिसकी ऊपरी खोल चमड़ी से बनी होती थी, चमड़े से, और उस चमड़े में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। आपको ये पता रखना होगा कि जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है और हिंदू जो हैं गाय का मांस कभी नहीं खा सकते, और साथ ही साथ जो सूअर है वो उसका मांस जो है मुसलमान कभी नहीं खा सकते। तो इस जो कारतूस थी, ये जो गोली का ऊपरी हिस्सा जिसको आप चमड़े का बना हुआ हिस्सा मानते हैं, उस हिस्से को जो कि चमड़े से बना था उसमें दो जानवरों के चर्बी मिली हुई थी, एक था गाय और दूसरा जानवर कौन? सूअर। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है इसलिए उसका मांस नहीं खा सकते, सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है इसलिए मुसलमान सूअर का मांस नहीं खा सकते। और इस घटना की जानकारी मिलने पर ही जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये जो कारण है वो सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण है। कौन सा? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग तात्कालिक कारण माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रायोजित की? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार का अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो प्रश्न में क्या जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ है, प्रश्न में है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून, मतलब वो इन 4 अधिनियमों में से वो कौन सा अधिनियम था या एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल को, किसको? तो भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसकी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1833। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब क्या है? चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि इन 4 गवर्नर जनरलों में से वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने 1857 का जब विद्रोह हो गया तो उस विद्रोह के बाद भारत का शासन ब्रिटिशों ने ले लिया। आप सभी को पता है कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया सीधे अपने नियंत्रण में, और इसके लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा एक घोषणा पत्र भारत में जारी किया गया। उस घोषणा पत्र को भारत में किस व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया, ये प्रश्न पूछा गया। और कहाँ पे पढ़ा गया? तो दिया हुआ है कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने इस घोषणा पत्र को पढ़ा था 1857 के विद्रोह के बाद का? तो वो व्यक्ति है कौन? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखेंगे उस समय जो गवर्नर जनरल दिखाई देता कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद में ये घोषणा पत्र पढ़ा था। ध्यान रखेंगे। और उस घोषणा पत्र के बाद ये तय हो गया कि भारत का शासन अब कौन संभालेंगे? ब्रिटिश क्राउन के लोग। अभी तक ब्रिटिशर्स की या अंग्रेजों की एक कंपनी भारत का व्यापार, भारत का शासन संभाल रही थी। आप सभी को पता है वो कंपनी कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी तक भारत का शासन एक कंपनी के हाथों में था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस विद्रोह के बाद या इस युद्ध, ये स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, और इस बात की घोषणा होती है 1858 के एक अधिनियम द्वारा। और इसकी घोषणा करता है कौन? लॉर्ड कैनिंग। कहाँ पर करता है? तो इलाहाबाद में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, कब किया गया था? वही प्रश्न पूछा गया 1825, 1827, 1829 और 1831। तो प्रश्न में जुड़ा हुआ है क्या? सती प्रथा से जुड़ा हुआ प्रश्न, और उसके बारे में पूछा गया कि ये जो सती प्रथा थी इसे भारत में कब प्रतिबंधित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1829। तो ध्यान रखेंगे, सती प्रथा जिसमें एक महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति की चिता के साथ जिंदा ही जल जाना पड़ता था, यही प्रथा क्या कहलाती थी? सती प्रथा। और इस प्रथा को समाप्त किया गया 1829 में। तो ये डेट और ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण वर्ष है ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो अभी जो हमने इसके पहले जो प्रश्न देखा उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। अभी हमने देखा कि सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई, तो 1829 में। अभी पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने इस प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया? 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला लॉर्ड इरविन, दूसरा बेंटिक, तीसरा हेस्टिंग्स, चौथा लॉर्ड रिपन। तो क्या है सती प्रथा उन्मूलन? प्रश्न पूछा गया किस वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान था? तो वो व्यक्ति कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में, अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में ये देखा कि कब प्रतिबंधित किया गया था, ये 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो उस समय जो गवर्नर जनरल हमें भारत में दिखाई देता है वो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बात ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयासों से या प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? तो पहले तो हमने ये देख लिया कि प्रतिबंधित कब हुई सती प्रथा, तो 1829 में। फिर हमने देखा कि किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित करवाया किसने, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। तो करने वाला व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन इसके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रेरित करने वाला जो व्यक्ति है वो एक भारतीय व्यक्ति है, भारतीय समाज सुधारक हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। और 4 नाम दिए हैं, पहला दिया स्वामी विवेकानंद, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा नाम है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सती प्रथा को क्या करवाया, प्रतिबंधित करवाया। और इन्होंने इसके लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम था, इनका खुद का संगठन था, वो था ब्रह्म समाज। तो इन्होंने, राजा राम मोहन राय को भारत में ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखेंगे, आधुनिक भारत का जनक या पितामह भी कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक या पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। और इनके ही प्रयासों के चलते लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, शिक्षा, समाज सुधार, धर्म को ऊंचा उठाना और अंग्रेजी का परिचय। तो अभी मैंने अपने पिछले प्रश्न में आपको भी बताया कि ये क्या थे, राजा राम मोहन राय तो भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। और यहीं पर इस प्रश्न का जवाब है, और ये है ऑप्शन बी। क्या कि ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ये समाज सुधार के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा। तो राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि वो इन 4 घटनाओं में से या 4 जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, उनमें से कौन सी जो व्यवस्था है उससे वो जुड़े नहीं थे। तो विधवा पुनर्विवाह के से जुड़े हुए थे, मतलब वो विधवा पुनर्विवाह के लिए मुख्य रूप से जो काम करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राजा राम मोहन राय भी जो थे वो भी विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, तो इस क्षेत्र से तो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सती प्रथा, तो आपको पता ही है कि सती प्रथा के लिए उन्होंने कार्य किया ही किया है, मतलब उसको प्रतिबंधित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया, और विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक थे। तो वो एक जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं थे वो था क्षेत्र कौन सा, संस्कृत शिक्षा। तो संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र से वो नहीं जुड़े थे, और इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कि राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा के कार्य से नहीं जुड़े थे, उस क्षेत्र से उनका कोई संबंध नहीं दिखाई देता है भारतीय इतिहास में। तो आज ये जो हमने 25 क्वेश्चन देखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।